हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है ना हम लोग करने वाले जीके क्रैश कोर्स। जो पॉलिटी चल रहा था उसका पार्ट 2 है। ये पॉलिटी का राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी सवाल बनने वाले वो सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ लेंगे, इतना ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, फिर भी हम जानकारी ले लेंगे। हो सकता है कब क्या पूछते हो। और थोड़ी सी आवाज़ आपको आज अलग लग रही होगी। देखो, 14 सितंबर को क्लास नहीं आया, पूछ रहे थे क्लास क्यों नहीं आया, तो अभी वायरल फीवर चल रहा है, उसी के चपेट में मैं भी आ गया था। तो अभी हो सकता है कि 1-2 दिन डैमेज ही रहूं इसी तरीके से। बट इसी बीच में ना बंद करने की कोशिश मैं ना के बराबर करूंगा। 14 सितंबर को ऐसा कंडीशन ही था कि उस दिन क्लास करा ही नहीं पाता। और बच के रहो, बस यही रहेगा। और जो भी है ना, मतलब इस सीजन में बच के रहो। जो चपेट में आ जाए ना बहुत गंदा तरीका से, मतलब फीवर पकड़ रहा है, तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ना चल पाओगे ना कुछ, इस तरीके का कंडीशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा केयर करो बॉडी का, है ना। बाकी चलो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्या क्या सवाल बनेगा। बट इसको कंटिन्यू करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूं। अगर आप में से जो बच्चे हमारी पीडीएफ बाई करके अभी तक नहीं पढ़ रहे हो, चाहे वो टॉप 500 रीजनिंग की सीरीज की हो, चाहे करंट अफेयर और जीके का है, या फिर हमारे इंग्लिश वोकैबुलरी का और ग्रामर प्रैक्टिस का जो पीडीएफ है, इन सभी को बाई करो और एग्जाम से पहले 2 से 3 बार खत्म कर दो। 100% रीजनिंग जो हमारे पीडीएफ से आएंगी 100% सेम पैटर्न पे आएंगी। थोड़ा बहुत डिजिट इधर उधर करा रखेगा, नाम इधर उधर कर देगा, पैटर्न कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा हमारे पीडीएफ का होगा। कॉमन रीडर कह रहा हूँ मैं आपको, करंट अफेयर्स, जीके और वोकैबुलरी और ग्रामर प्रैक्टिस, ये सब कर लो। आपके एग्जाम की 90% लगेगा कि हमारे पीडीएफ से पढ़ा हुआ आपको हेल्प मिल रहा है। ठीक है, तो ये सभी पीडीएफ को बाय करने के लिए आप व्हाट्सअप करोगे 7279047787 और व्हाट्सअप करके पढ़ लो। और इंग्लिश एक्सेंट वाई दोनों में काम करेगा। बाकी चलो हम लोग राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो करंट प्रेसिडेंट कौन है हमारी? तो करंट में प्रेसिडेंट है हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। और देखो, करंट प्रेसिडेंट होने के साथ साथ ये पता तो आपको हर कोई को होता है, ये नहीं पता होता कि किस नंबर की प्रेसिडेंट है। तो ये 15वीं प्रेसिडेंट है, 15वीं राष्ट्रपति है हमारे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ जाएगा। ये 15th प्रेसिडेंट है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनको समझ के रखो कि 15वीं प्रेसिडेंट कौन है भाई? द्रौपदी मुर्मू। इनके पहले थे, ठीक है, तो इनके पहले वाले कितने हो जाएंगे आपके? 14वें प्रेसिडेंट, जो कि पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखो। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, थोड़ा सा अगर जानकारी लोगे तो ये झारखंड की जो है गवर्नर रह चुकी है 2015 से 21 तक। फिर 22 में प्रेसिडेंट बन गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की जो है प्रेसिडेंट बन गई। दैट इज क्लियर। तो क्या यही पढ़ाने के लिए मैं आपको ले आया था? नहीं। अब तो ये थोड़ा सा मैं बेसिक जानकारी करंट अफेयर से रिलेटेड दे दिया। अब जो जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है, देखो, भारत में मेनली 3 पालिकाएं होती है, कार्यपालिका, ठीक है, न्यायपालिका और विधायिका। तो ये 3 स्तंभ है भारत में। ठीक है, संविधान के 4 स्तंभ माने जाते हैं, तो 3 स्तंभ जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो बाकी एक और कौन है भाई? एक है जिसको प्रेस को माना जाता है कि चौथा स्तंभ है। तो चलो ठीक है, कार्यपालिका का अगर कहा जाए ना, कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। तो कह रहे हो भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं कौन? जब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हो तो प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो ये चीज पूछ सकता है, बताओ भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका फटाक से आंसर आना चाहिए क्या? राष्ट्रपति। अगर आपसे ये पूछे कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। ये क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखो, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी 3 सेनाएं हैं, और इनकी जो सर्वोच्च जो कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं भाई? प्रेसिडेंट ही होते हैं। आपको शुरू से ये चीज कहते आ रहा हूँ कि जो इनका एज वगैरह है वो थोड़ा सा ध्यान में रखोगे हर चीज का। जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आपका एज क्या होना चाहिए? वो 35 ईयर्स का होना चाहिए। अगर आप 35 ईयर्स से कम हो तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो। दैट इज क्लियर। और अगर कहे कि मैक्सिमम, यहाँ पे राष्ट्रपति लिखना था, बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइपिंग एरर है। ठीक है, व्हाट शुड बी मैक्सिमम एज फॉर कैंडिडेट फॉर पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में चाहिए कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए मैक्सिमम एज क्या होता है? तो कोई फिक्स नहीं है। 35 साल से आप ज़्यादा के हो गए या फिर 35 साल के हो गए
उसके बाद आप इजिली कभी भी प्रेसिडेंट बन सकते हो, उसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो आपको कहना होगा कोई सीमा नहीं है, ठीक है, ये चीज समझ लो, नो लिमिट। 35 साल या फिर 35 साल आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप कभी भी प्रेसिडेंट बन सकते हो, कोई इसका फिक्स नहीं। एक राष्ट्रपति कितनी बार प्रेसिडेंट बनेगा या फिर कोई व्यक्ति कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, वो उसकी भी कोई सीमा नहीं। मान लो आपने एक टाइम बनोगे तो 5 साल तक रहोगे, फिर अगली बार भी बन सकते हो, फिर अगली बार भी बन सकते हो, फिर बन सकते हो, कोई उसकी लिमिट नहीं है। बट यूएसए के अंदर आपको पता होगा कि सिर्फ 2 बार कोई इंसान प्रेसिडेंट बन सकता है। कोई एक इंसान यूएसए में 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, अदरवाइज ओबामा को प्रेसिडेंट बार बार इलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। बट इंडिया में इसका कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि कहने को तो सारा पावर प्रेसिडेंट के पास है और करने के लिए सारा चीज कर लेते हैं प्रधानमंत्री, है ना, यही फर्क है। बाकी देखो, कह रहे राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाई जाती है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इस तरीके से कि अनुपातिक जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति किसके निर्वाचन के लिए होती है, तो अनुपातिक का है या फिर समानुपातिक का है, आपको राष्ट्रपति का ही आंसर करना है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। और फिर कह रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। देखो, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी मामला फंस रहा है या फिर कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो ऐसे मामलों को ना उच्चतम न्यायालय में भेजा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है। ओके, अब यहाँ से पूछ रहा है कि एक राष्ट्रपति चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। मैंने बोला ना कि एक इंसान अगर कोई राष्ट्रपति बनते हैं तो वो 5 साल तक राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है। बट हो सकता है कि आगे वो फिर अगली बार भी इलेक्ट हो जाए, वो चीज अलग है। लेकिन जैसे मोदी जी थे, पहले 5 साल के लिए चुने गए थे, फिर जीत गया, फिर 5 साल के लिए, फिर इलेक्शन होगा, फिर वो अगले 5 साल के लिए। तो वैसे राष्ट्रपति को वोट हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो संसद की तरफ से चुने जाते हैं। आगे देखो, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। वही मैंने बोला कि उनका जो चुनाव होता है निर्वाचन मंडल में, कौन उनके लिए मतलब कौन चुनता है, क्या हम लोग चुनते हैं? नहीं, हम लोग के द्वारा जो चुन के विधानसभा में और संसद में सदस्य होते हैं वो लोग चुनते हैं। जैसे संसद के दोनों सदस्य, दोनों सदन, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, इन दोनों सदन के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो जो राष्ट्रपति की चुनाव करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत बीबीआई है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। कहोगे सर संसद के द्वारा, आपने पिछली बार तो कहा था कि राज्यसभा और लोकसभा के हाथ में होता है। भाई संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ये भी चीज मैंने जिक्र किया था ना। तो इन्हीं के पास ताकत होती है राष्ट्रपति को हटाने का। किस विधि से? महाभियोग द्वारा। तो मैंने ये भी चीज कल पढ़ा रखा था पिछली वीडियो में। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? संसद के द्वारा महाभियोग। अब देखो, मैंने बताया था उसमें कि लोकसभा जो है महाभियोग लगाती है, तो फिर वो मतलब महाभियोग लगाने के बाद फाइनल जाता है राज्यसभा के पास। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि राज्यसभा महाभियोग नहीं लगा सकती। अगर मान लो लोकसभा को कोई डाउट नहीं हुआ, राज्यसभा के मन में है कि नहीं इनके ऊपर महाभियोग लगाते, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो राज्यसभा भी महाभियोग प्रक्रिया स्टार्ट करवा सकती है। तो मतलब कुल मिला के ये हुआ कि दोनों सदन में से कोई भी है ना इम्पीचमेंट को स्टार्ट कर सकती है, महाभियोग। ओके, तो वही कह रहा है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग या फिर महाभियोग की कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा इसको स्टार्ट किया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया को। अगर लगता है उनको कि राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया है, ठीक है, मान लो ऐसे तो नहीं किया, मैंने पढ़ा रहा हूँ आपको जो बेसिक चीज है। तो अगर या फिर कोई कर देता है ऐसा, कोई राष्ट्रपति जो कि हमारा संविधान है उसके नियम के अनुसार ना चल के कुछ अपने हिसाब से वो कर दे, तो उनको भाई हटाना होगा। तो हटाने के लिए हम आम जनता जो जाएंगे नहीं, तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों मिलके या फिर इनमें से कोई भी एक इन पे महाभियोग की जो है ना प्रक्रिया को स्टार्ट कर देगा। और राज्यसभा को मैंने पहले भी बताया था, इनको अपर हाउस मतलब उच्च सदन और लोकसभा को लोअर हाउस मतलब निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ये चीजें मैंने पहले ही पढ़ा दी थी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि उच्च सदन के नाम से किसको जानते हैं, तो कुछ लोग मार देते हैं लोकसभा। नहीं, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ये सब बेसिक सी जानकारी है जो एग्जाम में आती, तो अक्सर लोग गलती करके निकल जाते हैं। फिर कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान से ली गई है।
ये अमेरिका से ली गई है। और ये चीजें मैंने जो है ना रिसोर्सेज जो है उनके ऊपर पढ़ाया था पिछली कक्षा में या फिर पिछली क्लास में, जो कि मैंने संविधान में के बारे में पढ़ाया था कि कौन कौन सी चीजें किन किन कंट्री से ली गई है। उसके अंदर ये चीजें पढ़ाई थी मैंने। ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो किस कंडीशन में देंगे? तो महाभियोग लगने पर ही देंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलो वो तो ठीक है, लेकिन वो किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले उनको शपथ तो दिला दो, बाद में उनको त्याग पत्र दिलवाना। अगर मान लो उनको शपथ दिलवाना है या फिर पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलवाते हैं वो कौन दिलवाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। ठीक है, सीजीआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो होते हैं राष्ट्रपति को क्या कराते हैं भाई? वो शपथ पत्र दिलवाते हैं या फिर शपथ दिलवाते हैं। बहुत बीपीआई सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अब कह रहा है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? मान लो उनको शपथ दिलाना ही है, अब मुख्य न्यायाधीश है ये नहीं है, सीजीआई है ये नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ होंगे, जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होंगे, ठीक है, मान लेते हैं वो भले वो क्या है, सीजीआई नहीं है लेकिन सीनियर है वो, तो उस सिचुएशन में वो करवा सकते हैं, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, वो भी शपथ दिलवा सकते हैं। ये चीज क्लियर है आपको? अब कह रहे हैं कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हो तो उस स्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? मान लो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उनका काम तो उपराष्ट्रपति संभाल लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट संभाल लेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एक कंडीशन में प्रेसिडेंट जी और वाइस प्रेसिडेंट जी दोनों कहीं और निकल जाते हैं विदेश दौरा पे, तो फिर देश कौन संभालेगा कार्यभार उनका? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पूरी पूरी जिम्मेवारी मिल जाती है कि आप संभालिए। ध्यान देना, अगर प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे, मतलब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उनका काम उपराष्ट्रपति करेंगे, लेकिन दोनों के दोनों गायब हो जाएंगे तो कौन संभालेगा उनका काम? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कह लो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम लोग एक तरीके से सीजीआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो अब एक चीज मैं पूछूंगा, बताओ अभी फिलहाल सीजीआई कौन है? ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। भारत का राष्ट्रपति है ना, अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? मैंने जिक्र कर दिया, उपराष्ट्रपति को। टू whom does the president of India address his resignation letter? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट मतलब उनको महाभियोग की प्रक्रिया वगैरह अपनाएगी तो उनको छोड़ना पड़ेगा अपना पद। उस सिचुएशन में वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। और ऐसे तो बीच में उनका कोई किसी का मन करेगा नहीं कि हम बिना मतलब का त्याग पत्र दे दें, जब तक कुछ लोचा ना हो। अब देखो मेन चीजें मैंने दी है, वो जो है ना कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो मेन चीजें दी है। बाकी इनके अलावा बहुत सारा नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के अंडर से होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जाम में है। तो मेन तीन चीजें, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, कैग का नाम आपने सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी कैग, या फिर एक राज्य का राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट। मेनली ये तीन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी नियुक्ति कौन कराता है? तो आप कहोगे प्रेसिडेंट। कहेगा अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति कौन करता है भाई, अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो कहोगे राष्ट्रपति। कहेगा आपका सीएजी का कौन करता है, कैग का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, तो कहोगे प्रेसिडेंट। और गवर्नर ऑफ स्टेट का कौन कराएगा? तो उस सिचुएशन में भी कहोगे आप प्रेसिडेंट। बहुत तीनों इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत सारे आयोग हैं और भी चीजें जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन हर चीज को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी की एग्जाम लिखने नहीं जा रहे हो आप, ठीक है। अगर ये क्या है कि किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सजा बदलने का या फिर कम करने का अधिकार किसके पास दिया गया? तो राष्ट्रपति। या फिर आप इसी को क्षमादान कह सकते हो, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। मान लो किसी को आपने कुछ ऐसा कांड कर दिया जिसमें कि आपके पास आपको फांसी मिल गई, उस सिचुएशन में अगर आपको फांसी माफ करवानी है तो आप किसके पास जाओगे? तो आप जिसके पास वो पावर होगा उसी के पास ना। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं तेरे को तो फांसी होगा भाई, क्या कर लेगा तू? जैसे कि मेरे को बोला गया था यहाँ पे, फांसी की सजा नहीं हुई थी। जैसे कि मैं अभी जून में क्या हुआ ना, सीपीओ का मेडिकल चल रहा था मेरा, तो मेरा बीपी हाई था वहां पे। मेरा बीपी थोड़ा सा हाई था, अब था कि नहीं था बट पता नहीं, लेकिन था। उन्होंने कहा कि है, तो उन्होंने कहा है, ठीक है। अब 10 दिन होने के बाद इस तरीके से मेरे को बुला के कह रहे हैं। 2 डॉक्टर थे, एक लेडीज डॉक्टर थी और एक जेंट्स थे, जितेंद्र भैया थे। तो वो दोनों बैठा गए थे, कह रहे बेटा तेरे को तो हम अनफिट करेंगे था, कीजिए। तब 12 दिन बैठा दिए। अब कब करिएगा? क्योंकि 12 दिन में हम कम से कम एक दिन का 3-4 हज़ार भी कमाए तो सोच लो कितने का नुकसान हो रहा था मेरा, ठीक है ना। बाकी कुछ दोस्तों ने कहा भी कि इनको कुछ ले दे के रफा दफा करोगे। भैया इसको ले दे के रफा दफा काहे करें हम? बात समझ लो, जैसे वो सामने से बोलते हैं कि तेरे को तो अनफिट करेंगे,
हम भी खुश हो गए कि 12 दिन में वैसे ही ऑलरेडी हमारा नुकसान करा रखा आपने दुनिया भर का, अब तो अनफिट करो जाके कुछ कमाओ माले। तो लास्ट में भैया ने अनफिट ही कर दिया मेरे को, क्यों, मेरा बीपी आई था और कुछ रीजन नहीं था सीपीओ के अंदर। उसी तरीके से अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर किसी ने आपको इस तरीके से कह दिया ना, बेटा तेरे को तो फांसी होगा, तो आप रोते रोते किसके पास जाओगे? कहोगे प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, जाओगे कहोगे माई बाप बचा लीजिए, फलानवा ने हमको क्या कर दिया, फांसी का सजा सुना दिया। तो क्षमादान का किसके पास पावर होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, चलो मजाक मजाक में हमने सीख लिया यहाँ पे। आई कह रहा राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 14। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब बोथ द हाउसेज मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों के सदनों के लिए ना कुल 14 सदस्यों को नामित या फिर मनोनीत करने की जो ताकत होती है वो किसके पास होती है, या फिर कितनी होती है राष्ट्रपति के पास? 14 लोगों को। ठीक है, कह रहा है किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। ठीक है, सर्वोच्च किसी भी विधि कहने का मतलब किसी भी लॉ के ऊपर, लॉ के ऊपर जो परामर्श लेगा वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, वो कौन जाएंगे? प्रेसिडेंट ही जाएंगे। जाके पूछेंगे और भाई क्या कहना है, ये जो लॉ बन रहा है कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, मजेदार है, चटपटा है, तो दोनों बैठ के अपना डिस्कस करेंगे। कह रहा है संसद के अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? तो राष्ट्रपति का। ये भी चीज पूछ देता है कभी कभार एग्जाम। ठीक है, कभी कभार क्या पूछ ही लेता है आपका ऑलमोस्ट। तो बस इस क्लास में राष्ट्रपति से रिलेटेड जो एक एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन थे मैंने छोटी सी वीडियो में करा दिया। बड़ी वीडियो मेरे से आज हो नहीं पाता, ठीक है। रीजन है बिकॉज 1-2 दिन की बीमारी ना बहुत अंदर से बॉडी को खोखला कर देती है। आप लाख उपाय कर लो, बहुत ही तगड़ा बीमारी होता है। क्योंकि 1 घंटा की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाना आज की बस की बात नहीं थी। कोशिश करेंगे अगले वीडियो में हम लोग थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनाए। बट देखो आज वीडियो बनाने का मन नहीं था, फिर भी मैंने बनाया, तो इस बात के लिए कम से कम लाइक कर देना वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सारी पीडीएफ्स को बाय करने के लिए आप व्हाट्सअप करो और बाय कर लो। अगर अगली बार को टारगेट कर रहे हो, अगर इस बार आपकी तैयारी बढ़िया नहीं चल रही है, तो आप हमारे A2Z स्टडी ऐप पे पेड बैचेस लेके तैयारी कर सकते हो कि चलो इस बार का तो एग्जाम सही नहीं जाएगा, कम से कम अगली बार का एग्जाम बढ़िया जाए। क्योंकि अगली बार की नोटिफिकेशन जो होगी वो आराम से दिसंबर तक आ जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं फरवरी मार्च तक आपका वो एग्जाम हो जाएगा। तब तक के लिए आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो हमारी पेड बैचेस से कर सकते हो। पेड बैचेस के लिए आप या तो व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787 पे कैसे ज्वाइन करना है, या तो आप डायरेक्टली आप A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और पेड बैचेस की प्राइस है 615 रुपये। वाई ग्रुप की तैयारी करना शुरू कर दो। बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करना मत बोलना, क्योंकि बड़ा हार्डवर्क लगता है वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वीडियो बनाने से पहले जो कंटेंट टाइप करना और ये सभी चीज़ें क्वेश्चन छांटना होता है ना, अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। बाकी आप खुद समझदार हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक